हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 व्यापम एग्ज़ाम का। दोस्तों, ये एग्ज़ामिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया है अपने मार्क्स के बारे में। एंड आई एम रिसेंटली वर्किंग इन एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन एज एन असिस्टेंट ग्रेड 3। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो सभी के सभी एक्यूरेट हैं। एंड आप जो भी गाइडेंस मैं दे रहा हूँ आप इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको ऐसी वीडियोस लाऊंगा और बहुत सारी अपलोड भी कर चुका हूं जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर व्यापम एग्जामिनेशन में, आपको वो हैक्स देंगी। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ामिनेशन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, इसे आप लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट वाली जो जॉब है उसे भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है। ये जो एग्ज़ामिनेशन अभी नोटिफिकेशन 25 तारीख को आएगा, मतलब कल आएगा। तो इसमें आपसे सीपीसीटी मैंडेटरी नहीं है, बल्कि कुछ पोस्ट के लिए सीपीसीटी हो सकता है। बकाया मैक्स जितनी पोस्ट रहेंगी उसमें आपका अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर इवन अगर आपका 12th है प्लस कोई एक आध और अदर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं रहता जो छूट रहा हो। लाइक हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, इवन शेयर मार्केटिंग वगैरह का आप एक का जनरल सा मार्केटिंग आपको समझने के लिए एक पेपर रहता है। तो कल की वीडियो में एक इंट्रो लाया था, मैंने अपने बारे में बताया था, पिछले मार्क्स के बारे में बताया था। आज से इस वीडियो में आपको प्रत्येक पेपर का प्रत्येक सेक्शन, जैसे कि आज मैं 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके साइंस सेक्शन को मैं कवर करूंगा विथ लीस्ट एग्जाम्पल। एंड मैं बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आखिर ऐसा है क्यों, और आप इसे आसानी समझ सकते हैं अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी को कवर कर देंगे। अगली बात दोस्तों, ये वीडियो की क्वालिटी मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ख़राब है। अगर वो सही होता तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं आप उनको भी जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे बनी हैं। जेल प्रहरी के लिए हैं कुछ, कुछ लैब टेक्नीशियन के लिए हैं, इंग्लिश खास कर है, हिंदी भी है। तो आप उनसे काफ़ी अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं, और कुछ मैथ्स के भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं वो अभिक्रियाशील हैं। तो अभिक्रियाशील का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसी कोई भी धातु या फिर कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि अनुकूल परिस्थिति एज पर उसके जो नोटिफिकेशन रूल रहता है, अगर उस हिसाब से नहीं रहता, किसी विषम परिस्थिति में अगर जाए तो तुरंत क्रिया करके और अपना रूप चेंज कर लेता है। तो इनको किस में रखा जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सोडियम है और पोटेशियम, खासकर सोडियम का सबसे ज़्यादा आता है, ये रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सेकंड है, धमनियों को मुख्य कार्य है। आपने धमनी और शिरा में अंतर पढ़ा होगा कि जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त को परिवहन करती है और जो शिरा होती है वो अशुद्ध। तो इसी तरह से आप यहाँ पे गेस करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड है रक्त हृदय से विभिन्न हिस्सों में ले जाती है, ये धमनी का कार्य रहता है। नेक्स्ट है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, मतलब स्थल से समुद्र की ओर चलती है, वो किस वजह से रहती है, इसको क्या कहते हैं? तो ये थल समीर के कारण होता है दोस्तों। थल समीर और जल समीर या समुद्र समीर आप उसे बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप रेड करें, जो समुद्री इलाका है लाइक बॉम्बे हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोच्चि हो गया, इन एरियाज़ में जब मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में जल जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा नहीं होता, जबकि स्थल हो जाया करता है। खासकर मरुस्थल एरिया में यही होता है कि वहाँ दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो अगर कोई मरुस्थलीय इलाका जैसे गुजरात का रण क्षेत्र है, वो अगर समुद्र के किनारे है और रेतीला है तो दिन में काफ़ी गर्म हो जाएगा, लेकिन रात में उतनी ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और जो ठंडी हवा है जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे थल समीर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो अगर आप सौर मंडल पे या फिर सोलर सिस्टम पे अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जो आपके वीनस और नेपच्यून हैं, मतलब अरुण और वरुण हैं, शुक्र और अरुण है। मेरा टंग थोड़ी स्लिप हो गया था।
वीनस को आप शुक्र बोलेंगे, यूरेनस को आप अरुण बोलेंगे। क्रमशः आपको ये सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं उनके नाम आपको याद रख लेना है। शुभ ग्रह के बीच होता है तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे मार्स होता है और जुपिटर रहता है, इसके बीच जिसे आप बोलते हैं शुभ ग्रह, तो वो रहता है और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही होती है। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा कि वीनस और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। जो बकाया ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। इवन अपनी अर्थ भी सेम इसी रूल को फॉलो करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा प्रवाह होती है तो इसे कहते हैं, तो ठीक ना, तो इसे दोस्तों कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट के तौर पे यूज क्या होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब उसमें ज़्यादा लाइट भी जाती है तो उसकी जो धारक क्षमता रहती है वो ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट है वो लघुत्तम समय अंतराल, जिसमें सामान्य रूप से घड़ियों में मापा जाता है। तो वो जो समय रहता है, समय तो देखिए सेकंड से भी कम रहता है, लेकिन अगर आप घड़ी पे बात करते हैं, कोई भी घड़ी हो, तो आप उसमें जनरली सेकंड में मापते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, घड़ी को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 6 साल से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उनको कहा जाता है, तो इनको आप हमेशा जानते हैं दूधिया दांत बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। तो ये आसान है। पेरिस्कोप एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेरिस्कोप जो रहता है ना, वो एक तरह का आप दूरदर्शी बोल सकते हैं। दूरदर्शी कहूँ या ना कहूँ, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और ये कोई मान लीजिए पनडुब्बी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरी जहाज़ है। अब आप इसे देखने के लिए, ये मान लीजिए शत्रु की है, तो आपको बाहर आना पड़ेगा, इसके सामने बराबर आना पड़ेगा। लेकिन आप करते क्या हैं, आपके पास पेरिस्कोप रहता है जिसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी रहती है, ठीक ना। तो आप यहाँ बैठे बैठे और इसे देख सकते हैं, रियल टाइम में देख सकते हैं। तो होता क्या है कि बिना सामने आए एक ऐसा यंत्र जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है, आप सामने वाले इंसान को या फिर किसी ऐसी वस्तु को, किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिना वो लीस्ट क्वालिफाई करके, जो कि एक ज़रूरी होता है आप किसी वस्तु को देख पाएँ। कि मतलब अगर बीच में मान लीजिए कोई दीवार भी है ना, तो आप पेरिस्कोप की मदद से आप इसे देख सकते हैं यहीं पे रहते रहते। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पाचन नहीं किया जा सकता, पचाया नहीं जा सकता। इसे क्या बोलते हैं? जनरली ये सेल्यूलोज होता है जो कि जानवर पचा लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, घास वगैरह में सेल्यूलोज रहता है। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान, इसका उपयोग करता है। दोस्तों जो मौसम का पूर्वानुमान है वो 2 बातों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप टिक कर देंगे, जो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी है इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे तूफान आने वाला है, कहीं पे तूफान नहीं आने वाला है, इसकी गणना कैसी होती है? तो जो वायुदाब मापी यंत्र रहता है ना, तो जो वायुदापी मापी यंत्र है, मान लीजिए कहीं पे वायुदाब बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ का मौसम फाइन है, अच्छा है। लेकिन अगर कहीं पे भी वायुदाब किसी इलाके में अगर बहुत कम हो जाता है, तो आप मान लीजिए वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आएगा एंड वहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूरज की ऊष्मा हम तक इस द्वारा पहुंचती है। यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है, संवहन है, विकिरण है, चालन, वाष्पन है। तो मैं इन सभी को आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो चालन है तो मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, लाइक मान लीजिए आप कोई रॉड हो गई है लोहे की, तो अगर आप इस परत को अगर इस तरफ आप गर्म करेंगे तो वो ऊष्मा बाद में जाके यहाँ भी हो जाएगी। इसीलिए जो आप खाना पकाते हैं उस तवा वगैरह में एक लकड़ी का या प्लास्टिक का लगा रहता है जिससे कि आपका हाथ जलता नहीं। अगर खाना आप बना रहे हैं और वो लोहे के रहता है तो आप कई बार महसूस किए होंगे कि आपका हाथ के पास भी गर्मी आ रही है और उधर भी वो जलने लगता है। सेकंड नंबर है दोस्तों कि जो विकिरण है, तो विकिरण तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो विकिरण में क्या होता रहता है कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे धरती है, ये तभी इस पर इफेक्ट करेगी जब मान लीजिए कि यहाँ पे टकराती है, तब इसे कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। विकिरण जो है, जो सौर ऊष्मा है, वो सीधा सीधा धरती पे आ जाएगी। उसके लिए कोई ठोस माध्यम या फिर कोई जल का माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पे जो संवहन है वो संवहन पानी का है, और ये पानी का ऐसा रहता है कि मान लीजिए आप समुद्र में कोई है या फिर तालाब, आप सबसे अच्छा है, समुद्र में ज़्यादा दूर पहुंच गया, तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ पे जो लहरें उठती हैं ऐसे ऐसे करके वेव करके तीरे तक आ जाती हैं चारों तरफ, इसको आप संवहन बोल सकते हैं।
मतलब एक जो धारा रहेगी वो पुश करती है दूसरे को। अब दोस्तों अगला है ऊन कटाई। इस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो जो ऊन कटाई है उसे आप सिंपल देख लीजिए कि ऊन कटाई करने के लिए भेड़ों के जो ऊन रहते हैं उसके साथ पतली त्वचा को हटाना, इसको कहते हैं, ईजी है, सिंपल है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की जो कटिंग रहती है वो लगाई जाती है। जो लोहे की परत है मान लीजिए उस पर जिंक भी लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? तो आपको पता होगा जनरली सबसे मजबूत लोहा रहता है इन मामलों में और सस्ता रहता है। तो जब आप लोहे की परत चढ़ाएंगे, मतलब लोहे में जिंक की परत चढ़ाएंगे, तो इससे उसमें जंग नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई लोहा इसमें नमी कभी आती है, तो अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ें तो उसमें नमी आ जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस को है जो संक्षारण रहता है वो जो ख़राब होता है और जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। इसी गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इसमें जिंक की या फिर किसी अदर की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जो टार्चें रहती हैं, इस पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह का रहता है, आपको ध्यान देना है। मैं पेंटर ओपन कर लूँ। ये है आपका अवतल दर्पण और मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको ये थोड़ी ध्यान रखना है। अवतल दर्पण, मैं दर्पण का एक सीरीज़ ही लाऊंगा। ज्वलनशील पदार्थ की शीघ्रता से जो आग पकड़ते हैं, ऐसा उसमें इसलिए होता है क्योंकि प्रज्वलन ताप उसमें कम होता है। देखिए दोस्तों, कभी ऐसा अगर क्वेश्चन में आए कि प्रज्वलन ताप इसका ज़्यादा है या कम है, प्रज्वलन ताप का मतलब ये होता है कि ऐसा ताप, कम से कम ताप, मिनिमम ताप, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बोल सकें वो जलने लगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये ए है और ये बी है और ये मान लीजिए कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये जल जाता है, ये वाला जो है, और ये जो है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है। तो इसका प्रज्वलन ताप जो है, तो मतलब आप इसको अगर 12 डिग्री सेल्सियस पे ही लाएंगे, जिसमें अभी मैं हूँ, अभी ठंड है, तो मान लीजिए कि ये जलने लगेगी वस्तु। लेकिन अगर आप इसे 50, 60, 70, 80 डिग्री तक भी गर्म करेंगे, ये नहीं जलेगी जब तक ये 100 तक नहीं जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? प्रज्वलन ताप। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला है कि जब मृदा में बालू के कणों का जो मात्रा रहता है, अनुपात ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बलुई मृदा। ये जनरली रहती है जो आपका रिवर का किनारे है। अगर आप के आस पास कोई रिवर है, आप जाके देखेंगे, वहाँ पानी के साथ बहती बहती जो मिट्टी आती है उसमें जनरली कहीं ना कहीं बालू के कण भी रहते हैं और आपस की जो मृदा हो जाती है उसे आप बलुई मृदा भी बोल सकते हैं। जनरली ये होता है जो आपके पत्थर रहते हैं वो रगड़ रगड़ के छोटे हो जाते हैं और उन्हीं को बोला जाता है बालू, रेत। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए, कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन एज वेल एज जेल प्रहरी और कोई भी व्यापक एग्जामिनेशन, आप हमसे डू आस्क। दोस्तों हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी सेक्शन में, इवन मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमसे डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं। थैंक्स लॉट दोस्तों।